जय सिया राम। एनएस शिक्षा पर आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष। आज हम लोग संविधान निर्माण को देखेंगे कि संविधान जो हमारा है उसका निर्माण कैसे हुआ, किन चरणों में हुआ। तो चलिए देखते हैं। कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को अपना योजना जो है प्रस्तुत किया कि वो किस मकसद से आए थे, क्या उनकी योजना थी, वो उन्होंने प्रस्तुत किया। अब इसकी मुख्य बातें जो है हम लोग देख रहे हैं, क्या क्या मुख्य बातें हैं इसकी। भारत में राज्यों का एक संघ स्थापित हो जिसमें ब्रिटिश अधीन भारतीय क्षेत्र एवं देसी रियासतें शामिल हो। देसी रियासत जैसे हम लोग देखते हैं बिहार के कंपेरिजन में दरभंगा महाराज, हथुआ महाराज, ये सब ये सब देसी रियासतें थी। एवं प्रकार से राजस्थान में भी बहुत, आपको मध्य प्रदेश में बहुत सारी देसी रियासतें, ये सब एक संघ राज्य का स्थापित हो जिसमें पूरा ब्रिटिश भारत और देसी रियासत शामिल हो, ऐसा निर्णय लिया गया। एक अंतरिम केंद्रीय सरकार का गठन हो जो विधि व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाए, विदेश, रक्षा, संचार जैसी आवश्यक केंद्रीय विषयों को के अतिरिक्त अन्य विषयों पर शासन का अधिकार प्रांतीय सरकारों के हाथ में हो। इन सब विषय पर जो हमारा अंतरिम सरकार होगा उसके हाथ में शासन हो, ऐसा निर्णय लिया गया। प्रस्तावित संघ में शामिल होना किसी रियासत की इच्छा पर निर्भर करेगा, यह भी निर्णय लिया गया कि संघ में शामिल होना है या ना होना है, ये देसी रियासत की इच्छा पर निर्भर करेगा। तो 552 देसी रियासतों को एकत्रित कर भारतीय संघ बनाया गया, जिसमें सरदार पटेल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक संविधान सभा का गठन किया जाए जिसमें सामान्य रूप से 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व रखा जाए। 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व एक को प्रतिनिधि बना के संघ में भेजा जाए, ये जो है ये निर्णय लिया गया। और संविधान सभा के गठन के माध्यम से संविधान सभा में किसी प्रांत एवं देसी रियासत का शामिल होना इससे इसकी इच्छा पर निर्भर करेगा। सभा में भी आप शामिल होते हैं या ना होते हैं, ये भी आपकी इच्छा पर निर्भर है। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से प्रांतीय विधायिका द्वारा निर्वाचित होंगे, जबकि देसी रियासत के प्रतिनिधि रियासत के शासकों द्वारा मनोनीत होंगे। जो ब्रिटिश भारत में जो है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से चुन के जाएंगे, और रियासत के जो प्रतिनिधि होंगे तो वहाँ के जो राजा होंगे वो अगर जिसको नियुक्त करेंगे वो जाएंगे, यानी जिसको वो मनोनीत करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव कैबिनेट मिशन योजना का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था, यानी कि इसका मुख्य क्या था, उसका एक केंद्र बिंदु क्या था कि संविधान सभा का गठन हो। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व के उपबंध के आधार पर संविधान सभा में 389 सदस्यों का होना निश्चित किया गया, यानी कि 389 सदस्य उसमें हो सकते हैं, ऐसा निर्णय लिया गया। संविधान सभा में ब्रिटिश अधीन भारतीय क्षेत्र के लिए 296 सीट तथा देसी रियासतों के लिए 93 सीट निर्धारित किए गए। कितने हो गए? तो 389 सीट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपको बड़े एग्जामों में, और किसी भी एग्जाम में के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश अधीन भारतीय क्षेत्रों में 11 प्रांतों के लिए 29 सीट तथा 4 मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 सीट प्रत्येक से एक निर्धारित किया गया। आप प्रांत देखिए कि कौन थे? 11 प्रांत: मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, पंजाब, सिंध, असम और बंगाल के क्षेत्र इसमें शामिल थे। और 4 चीफ कमिश्नरी कौन थे? तो दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये जो कमिश्नरी थे यहाँ पे। संविधान सभा में ब्रिटिश अधीन भारतीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित कितनी सीट थी? तो 296 सीट थी। और चुनाव के लिए कब वहाँ पे निर्णय लिया गया, कब चुनाव हो सकता है? तो जुलाई से अगस्त 1946 में संपन्न कराया जाएगा। इन 296 सीट पर
कांग्रेस को 208 सीटों तथा मुस्लिम लीग को 73 सीटों पर विजय मिली। 8 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे, जबकि एक सीट पर विजय कौन हुए, तो यूनियनिस्ट मुस्लिम, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट कृषक प्रजा पार्टी और अनुसूचित जाति संघ सिख गैर कांग्रेसी जिसको बोलते हैं तथा कम्युनिस्ट को प्राप्त हुई। ये एक सीट वाले ये थे। यहाँ से इसको अलग पॉइंट बना दिया जाए। और प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत से संविधान सभा में सीटों का आवंटन तीन मुख्य समुदायों मुस्लिम, सिख और सामान्य वर्ग से उनके जनसंख्या के अनुपात में किया गया था। अब देखिए क्या था, सामान्य वर्ग का अर्थ किसमें है कि मुस्लिम एवं सिख समुदाय के अलावा, सामान्य वर्ग मुस्लिम एवं सिख समुदाय के अलावा जो थे वो सामान्य वर्ग में आते थे। प्रत्येक समुदाय से सदस्यों का निर्वाचन संबंधित प्रांतीय विधायिका के संबंधित समुदाय के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किया गया। ये एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जैसे कि एक जो जनता से निर्वाचित होकर जाएंगे और उनका जो वोट का परसेंटेज होगा, एक वोट का मान बहुत सारा, एक वोट का मान कुछ वोट, जैसे मान लीजिए सपोज डेट एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है तो एकल ये जो संक्रमणीय मत के अनुसार होता है, एक वोट का मान 700 कुछ वोट के बराबर होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे एक विधायक के सांसद के मत इस हिसाब से वहाँ पे रहता है। तो उसी जो प्रत्येक समुदाय का निर्वाचन जो प्रांतीय विधायिका इस एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होगा। तो आगे देखा जाए, वी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देशिका का प्रस्ताव रखा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, उद्देशिका का प्रस्ताव कब रखा गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को। आगे देखा जाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य से प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अस्तित्व में आने के उपरांत मुस्लिम लीग के सदस्य जो पाकिस्तान के लिए निर्धारित क्षेत्रों से संबंधित थे, भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। तो फाइनली कितना सदस्य बचा वो हम देखेंगे, जिसके फलस्वरूप भारतीय संविधान सभा के लिए निर्धारित सदस्य संख्या 389 से घटकर 299 रह गई। ब्रिटिश अधीन भारतीय क्षेत्र से सदस्य संख्या कितने थे, 296 से घटकर 229 तथा देशी रियासतों के लिए आवंटित सदस्य 93 से घटकर 70 हो गए थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारतीय संविधान सभा को पूर्ण रूप से एक संप्रभु निकाय बना दिया। अब यह सभा भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा बने किसी भी नियम को जारी रखने या बदलने या समाप्त करने के लिए अधिकृत हो गई। बहुत ही हमारे संविधान निर्माण में ये पहली सफलता थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान सभा संविधान निर्मात्री संस्था के साथ साथ भारत की अंतरिम विधायिका के रूप में अधिकृत की गई। अतः संविधान सभा स्वतंत्र भारत की प्रथम संसद के रूप में अस्तित्व में आई। स्वतंत्र क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम संसद किसको कहा जाता है, तो हम लोग क्या आंसर देंगे, संविधान सभा। संविधान निर्मात्री संस्था के रूप में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन वह विधायी संस्था के रूप में कार्य करती थी, तब इसकी अध्यक्षता जी.बी. मावलंकर करते थे। जब विधायी सदस्य के रूप में काम करती थी तब जी.बी. मावलंकर, और निर्मात्री संस्था के रूप में जब काम करती थी वो, तब वहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो 17 नवंबर 1947 को संविधान सभा की प्रथम बार भारतीय डोमिनियन विधायिका के रूप में बैठक की, और इस बैठक की अध्यक्षता जो विधायिका के जो अध्यक्ष थे कौन थे, तो जी.बी. मावलंकर निर्वाचित किए गए। तो 17 नवंबर 1947 को भारतीय संविधान
सभा प्रथम बार भारत डोमिनियन की विधायिका के रूप में बैठक करते हैं। लोकतंत्र एक तरह से हम बोल सकते हैं। इस बैठक में विधायिका के अध्यक्ष, जो विधायी संस्था के रूप में जब संविधान सभा काम करती थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर। तो इन्होंने ही अध्यक्षता की थी, अध्यक्ष वही निर्वाचित हुए थे। तो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं, क्योंकि क्रमवार और थोड़े थोड़े करके पढ़ते जाएंगे तो हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। इसके संबंध में संस्कृत में एक श्लोक भी है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानाम धनस्य च धर्मस्य च। यानी कि धीरे धीरे काम करने से, रेगुलर वे में करने से बड़े बड़े घड़े भी भर जाते हैं। जैसे विद्या, धन, धर्म सबकी यही मतलब की नीति है। तो चलिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबको सफलता मिले, मुझे भी सहयोग करते रहें। आप सबको जय हिंद।